कैसे हैं आप? मैं रागिनी आपके बीच में सामाजिक विज्ञान की वीडियो लेकर आई हूँ। क्योंकि इस विषय पर अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलता है नेट पर भी। तो और ये जो समय चल रहा है कोरोना काल, इस समय में ना तो हम टीचर आपके पास आ पा रहे हैं, ना ही हमारे पास आप पा रहे हैं कि जिससे हम आपको विद्यार्थन करा सकें। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ हमें पढ़ाई भी नियमित करनी है। और इसी दिशा में मैं आपके सहयोग की कड़ी के रूप में ये वीडियोस लेकर आ रही हूँ आपके बीच में। और आपका दायित्व है कि इसको देखें और देखकर जो चीज़ समझ में नहीं आए वो आप क्वेश्चन नोट कर लें कॉपी में, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे पूछ सकते हैं। मैं अभी तक राजनीति विज्ञान की 12th की बना रही थी, पर मेरे पास जो डिमांड आई, कुछ शिक्षकों ने बोला, कुछ बच्चों ने भी बोला कि मैडम आप सामाजिक विज्ञान के जो 10th के लिए भी वीडियो बनाइए। तो सुनकर थोड़ा सा लगा, समय नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहला जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं वो है कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का भारत के संसाधन पार्ट 1, है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मृदा है यानी मिट्टी, जल, वन और वन्य प्राणी। तो इनके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि संसाधन क्या होता है। भारत के संसाधन हम पढ़ रहे हैं, तो संसाधन क्या है, इनका आशय क्या है, महत्व क्या है और प्रकार क्या है। आज इस वीडियो में हम यही अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन वो सारी चीजें होती हैं, वो सारे सोर्सेज होते हैं जिनके माध्यम से कोई मनुष्य अपना जीवन जो है सरल बनाता है, सहज बनाता है, और उन संसाधनों का प्रयोग वो अपने जीवन में करता है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है। वो सारी चीजें, वो सारे स्रोत जो है संसाधन के रूप में आते हैं। सबसे पहले अपन एक बात करें किताबी जो आशय की परिभाषा के रूप में क्या अर्थ होगा, तो हम देख सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति और उसके जीवन, उन आवश्यकताओं की पूर्ति में जो कठिनाइयां आती हैं उनके निवारण में योगदान देने वाले स्रोतों को संसाधन कहा जाता है। यानी वो सारी चीजें जो मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हमें कृषि करने के लिए पानी की जरूरत है, तो जो नदियां हैं, जल स्रोत हैं, वो हमें इसके लिए सहायक होते हैं। लेकिन ये संसाधन तो सहज सरल उपलब्ध वर्षों से थे, सदियों से हैं, जब से प्रकृति है जब से हैं। लेकिन मानव की उत्पत्ति और उसकी बुद्धि के विकास के द्वारा उसने धीरे धीरे, जैसे कि हम जानते हैं, पहले मानव जो है, आदि मानव रहते थे, गुफाओं में रहते थे, पहले कपड़े भी नहीं पहनते थे, धीरे धीरे पेड़ की छाल पहनना और फिर वस्त्र पहनना, और वर्तमान में आते आते हम इस युग तक आ गए हैं कि आज हम मीलों दूर बैठकर जो है इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? संसाधन ही है। ये इंटरनेट भी एक संसाधन है जिसने हमारी इस पढ़ाई को इस कोरोना काल में सरल सहज बनाया है। और कोई भी टीचर किसी भी क्षेत्र में बैठकर, और बच्चा कहीं भी किसी भी ग्रामीण एरिया में बैठा हो, लेकिन वो ये शैक्षणिक सामग्री प्राप्त कर रहा है और इसका लाभ मिल रहा है, तो ये भी एक संसाधन है। लेकिन ये संसाधन कैसे मिला? मनुष्य की बुद्धि के द्वारा। यानी इन संसाधनों को मनुष्य अपनी बुद्धि के प्रयोग के द्वारा और अपने तकनीकी कौशल के ज्ञान, जैसे ये जिसने भी बनाया होगा, इंटरनेट का प्रयोग किया, तो तकनीकी कौशल, मोबाइल है तो तकनीकी कौशल, है ना। तो अपना ज्ञान और टेक्निक भी लगाकर उन्होंने इन संसाधनों को जो है अपने जीवन को सरल बनाने के लिए उपयोग किया, है ना। तो संसाधन वो हैं जो प्रकृति में सरल सहज उपलब्ध हैं और वो मनुष्य के जीवन में उनकी जीवन यापन को सरल बनाने के लिए, सहज बनाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए काम में आते हैं। लेकिन वो यूं ही नहीं काम आ पाते, वो खुद आगे चल के नहीं आते। मनुष्य जो है अपने ज्ञान से, बुद्धि से, तकनीकी कौशल से उनको अपने उपयोग के लायक बनाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। महत्व क्या है इनका? इन संसाधनों का महत्व क्या है? संसाधन तो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो हम कोई चीज़ कैसे बनाएंगे? जैसे अगर हमारे पास गेहूं नहीं है, अनाज नहीं है, तो हम खाना कैसे बनाएंगे, है ना। अगर हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जल नहीं है, तो हम बिजली कैसे बनाएंगे? बिजली नहीं है तो आज जो पंखे चल रहे हैं, कूलर, लाइट, मोबाइल्स जो हम देख रहे हैं, वो कैसे होगा? तो बिना संसाधनों के मानव जीवन जो है कठिन हो जाएगा। जैसे कि पुराने उसमें देख रहे थे, तब भी थे, लेकिन मनुष्य को उनका उपयोग करना नहीं आता था, है ना। तो संसाधन व्यक्ति के जीवन को सरल सहज बनाते हैं, मनुष्य के विकास के लिए अति आवश्यक है। हम एक शब्द में इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, उनका वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो उनका वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। सबसे पहला हम देखेंगे कि वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति, वो संसाधन की जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, किसका स्वामित्व है उसके ऊपर। दूसरा जो है पुनः पूर्ति के आधार पर, यानी किसी संसाधन को कितनी बार यूज किया जा सकता है। ठीक है,
और तीसरा जो है वितरण और प्रयोग के आधार पर, मतलब उसको किस तरह से बांटा गया है और कितनी बार उसको यूज किया गया है, किया जा सकता है। अगला जो है प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर वही हम जानते हैं कि उसको कितनी बार प्रयोग कर सकते हैं, एक बार, दो बार या बार बार, है ना। तो इस तरह से ये वर्गीकरण है, चार प्रकार है इसके, पुनः स्वामित्व के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, वितरण के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इनकी डिटेल हम पढ़ रहे हैं अभी। तो सबसे पहले हम लेंगे स्वामित्व के आधार पर, कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना, ये सब हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर देखते हैं कौन कौन से हैं, निजी स्वामित्व वाले, राष्ट्रीय स्वामित्व वाले और अंतर्राष्ट्रीय स्वामित्व वाले, है ना, इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो जो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन, ठीक है। तो ये कौन कौन से हैं, नंबर 1 है व्यक्तिगत यानी पर्सनल, जैसे कि ये पेन ये मेरा है, ये मेरा व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है ना। तो स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत वो होते हैं जो किसी व्यक्ति की संपत्ति, स्वास्थ्य और दक्षता, कौन कौन सी चीजें आती है व्यक्तिगत में, व्यक्तिगत की संपत्ति यानी मेरे पास जो पैसा है, धन है, मकान है, जमीन जायदाद, तो वो संपत्ति, और उसका स्वास्थ्य यानी मेरा स्वास्थ्य, जो मैं आज स्वस्थ हूँ तभी आपके सामने बैठ के पढ़ा रही हूँ आपको, है ना। दक्षता, मैं दक्ष हूँ कौशल में, पढ़ाने के कौशल में, मैंने विद्या अर्जन किया है इसीलिए मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ। तो ये स्वामित्व व्यक्तिगत 3 तरह का होता है, एक तो संपत्ति का, स्वास्थ्य का, व्यक्ति के, और दक्षता का, ठीक है। तो व्यक्तिगत आधार पर अपन देखेंगे संपत्ति, जिसमें आपका मकान, है ना, प्रॉपर्टी सारी, रुपया पैसा ज्वेलरी सब आ जाते हैं, संपत्ति। और स्वास्थ्य यानी मेरा खुद का स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य। और दक्षता, तीसरा है दक्षता। दक्षता मतलब कि हम किस विधा में कितने प्रवीण हैं, कौन सी काम हमको आता है, ठीक है, वो दक्षता हो गई। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन, तो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय संपत्ति, जैसे कि सारे जो राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं, इवन हम स्वयं भी, नागरिक भी राष्ट्र की संपदा होते हैं, ठीक है। तो उसमें भूमि, भवन, जमीन, पानी, बिजली, सारी चीजें जो होती हैं वो राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें हम पहला देखेंगे राष्ट्रीय संपदा, वन है, वन्य जीव है ना, ये सब राष्ट्रीय संपदा में आते हैं। और दूसरा है नागरिकता, व्यक्ति की जो है सैन्य शक्ति, उस राष्ट्र की सैन्य शक्ति भी उसकी राष्ट्रीय संपदा है, ठीक है, सैन्य शक्ति। और तीसरा है नागरिक की देशभक्ति, नागरिकों की देशभक्ति, ठीक है। तो ये कैसे राष्ट्रीय संपदा हुई, तो राष्ट्रीय संपदा में मैंने कहा राष्ट्र के अंतर्गत आने वाली समस्त संपदा में कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये भूमि, भवन, जल, वन, वन्य जीव, और हम भी यानी हमारे जो मानव भी उस राष्ट्र के अंतर्गत जो रहते हैं नागरिक, वो सब राष्ट्र की संपदा है। और उसकी सैनिक शक्ति जो है वो भी राष्ट्रीय संपदा है, और नागरिकों की देशभक्ति। अब हम कहेंगे हम कैसे राष्ट्र की संपदा होगा, भाई हम तो अपना विकास करेंगे, हम अपना सुरक्षा देखेंगे, ऐसा नहीं है। एक देश के नागरिक होने के नाते हमको जो सुविधाएं मिली हुई हैं, हम जिन संसाधनों का, जिस सुरक्षा का उपभोग कर रहे हैं, जिस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, एक नागरिक होने के नाते जो हमको सुविधाएं मिली है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के आह्वान किए जाने पर उसके लिए डिवोटेड रहें। अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ी, देश हमको आह्वान करता है तो हमें युद्ध में जाना है, तो युद्ध में भी जाने के लिए हमको तत्पर रहना पड़ेगा। ये नागरिकों की देशभक्ति है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। कोई अगर हमारे झंडे को गिरा दे, कोई अगर हमारे देश के बारे में बुरा बोलते तो कैसे खून खौल जाता है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक का, है ना। तो ये क्या है, देशभक्ति की भावना है। हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जो हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं जो देश हित में ना हो। तो ये क्या है, हमारी देशभक्ति है। तो नागरिकों की जो देशभक्ति है वो भी राष्ट्र की एक संपदा है, और बहुत अमूल्य संपदा है, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। दूसरा जो है अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय है ना, विश्व संसाधन।
तो विश्व संसाधन में कौन आ जाएगा, सभी आ जाएंगे भाई विश्व संसाधन में, चूंकि राष्ट्र के अंतर्गत राष्ट्र की पूरी संपदा, तो विश्व के अंतर्गत पूरे विश्व की संपदा। तो मानव मात्र की समृद्धि और कल्याण के लिए संसार की समस्त भौतिक और अभौतिक वस्तुएं जो हैं वो सब विश्व संसाधन है। ठीक है, मानव मात्र के कल्याण के लिए, कल्याण के लिए संसार की समस्त, ठीक है, संसार की समस्त भौतिक और अभौतिक, है ना, भौतिक और अभौतिक वस्तुएं विश्व संसाधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, विश्व संसाधन है। तो इस तरह से हमने देखा कि व्यक्तिगत संसाधन कौन से हैं, तो संपत्ति है, व्यक्ति का खुद का स्वास्थ्य है, उसकी तकनीकी कौशल है, दक्षता है। और राष्ट्रीय संपदा के अंतर्गत, संसाधन के अंतर्गत क्या आता है, राष्ट्र की संपूर्ण संपदा, उसकी सैन्य शक्ति, उसके नागरिकों की देशभक्ति, ये सब। और विश्व संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए जो भी भौतिक अभौतिक वस्तुएं हैं संसार में, वो सब विश्व संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो ये हमने पहले पढ़ा स्वामित्व के आधार पर। अब दूसरा हम चलते हैं पुनः पूर्ति के आधार पर। संसाधन पुनः पूर्ति का अर्थ होता है कि एक बार यूज करके हमने उसको दोबारा यूज कर लिया, है ना। तो 4 प्रकार में दूसरा प्रकार है पुनः पूर्ति के आधार पर, कितनी बार उस संसाधन को हम यूज कर सकते हैं। तो दूसरा है अपना पुनः पूर्ति के आधार पर, पुनः पूर्ति के आधार पर, है ना। तो इसको अपन कैसे समझेंगे पुनः पूर्ति के आधार पर, पहले अपन इसको फिर से ले लें। पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, इसके अंतर्गत पहला है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जैसे कि किसी वस्तु का या किसी संपदा का हम प्रयोग करके और उसकी गुणात्मक क्षमता कम नहीं होती है, बस की बनाए रखी जा सकती है, तो उसको पुनः पूर्ति कहते हैं। जैसे कि कृषि में हम खाद का प्रयोग करते हैं तो उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुनः पूर्ति के आधार पर अपन देखेंगे कि वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाया जा सके, वे संसाधन जिनका उपयोग होने पर भी उनके गुणों को बनाया जा रहा है ना, उनके गुणों को बनाए रखा जा सके, ठीक है। और उसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है कृषि के गुणों को कैसे बनाया जा सकता था। एक बार हमने कृषि से उपज ले ली, फिर हमने उसमें फिर और खाद बीज डाल के दोबारा से उपज ले ली, तो उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई, ठीक है। तो खाद के द्वारा कृषि की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है ना, कृषि की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सकता है ना, बनाए रखा जा सकता है। और इसका अगला है दूसरे नंबर का, इसको देखें इसी के अंतर्गत पुनः पूर्ति के अंतर्गत। पुनः पूर्ति एक वाला संसाधन और दूसरा है पुनः आपूर्तिहीन संसाधन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, पुनः आपूर्तिहीन संसाधन। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि एक बार हमने उसको यूज कर लिया तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसका उदाहरण है आपका पेट्रोल है, कोयला है ना, पेट्रोल कोयला आदि, पेट्रोल और कोयला, ठीक है। ये कैसे संसाधन है, जैसे पेट्रोल है तो कहीं से निकल रही है, कुओं से हमने निकाल ली, एक बार हमने उसका यूज कर लिया तो वो खत्म हो गई, है ना। वो दोबारा उसको कैसे लाएंगे, वो तो खत्म हो गई। तो इस तरह से जिनको एक बार यूज करने पर वो खत्म हो जाते हैं या उनका जो भंडार है वो खत्म हो जाता है, उसको पुनः आपूर्तिहीन यानी जिनको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा है इसी के अंतर्गत हम देखेंगे बारंबार आपूर्ति वाले, बारंबार
आपूर्ति वाले संसाधन, है ना, बारंबार आपूर्ति वाले संसाधन। तो ये कौन से हैं? ये वे संसाधन हैं जिनका कितनी भी बार आप उपयोग करोगे लेकिन वो दोबारा से उनको उपयोग में लिया जा सकता है, कितनी भी बार उनको यूज करो। जैसे कि जो धातुएं होती हैं, लोहा है, पीतल है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है। आपने देखा होगा ज्वेलरी होती है सोने से बनती है, टूट जाती है, उसको फिर गलाते हैं सुनार और फिर से नई ज्वेलरी गढ़ देते हैं। इसी तरह से धातुओं के जो बर्तन होते हैं, पीतल के, तांबे के, वो टूट फूट जाते हैं, उनको दोबारा से गलाया जाता है और कुछ सामान बन जाता है या बर्तन फिर से बन सकते हैं। तो ये वो संसाधन होते हैं जो बारंबार आपूर्ति वाले होते हैं। ठीक है, तो इनमें आती है अपनी धातुएं हैं, है ना, कौन कौन सी हैं? धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। और ये धात्विक खनिज कौन से हैं? जैसे लोहा, ठीक है, पीतल, सोना, चांदी, है ना, और भी बहुत सारे जो धातुएं होती हैं उनको कितनी भी बार हम यूज में ले सकते हैं। ठीक है, अगला जो है यही पूर्ति के आधार पर अगला जो है सनातन प्रयोग वाले। सनातन मतलब सदियों से जिसका यूज होता आ रहा है लेकिन वो कभी खत्म नहीं होते, उनका कोई जो है भंडार खत्म नहीं हो रहा है और छीड़ भी नहीं हो रहा है वो संसाधन। तो वो संसाधन कौन से होते हैं? सनातन प्रकृति संसाधन। फोर्थ है सनातन प्रकृति संसाधन। ठीक है, संसाधन, ये कौन से संसाधन है भाई? ये वो संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होते हैं, सदियों से इनका मानव जाति कितना भी यूज कर ले। तो इसमें कौन से होते हैं? जैसे सौर ऊर्जा, जल इत्यादि। ठीक है, सौर ऊर्जा और जल, पवन, है ना, जैसे सूर्य की रोशनी सदियों से सबके ऊपर पड़ रही है, कितना भी ले लो कोई कमी नहीं आएगी। हवा है, बह रही है, कितने भी लोग उसका यूज करें खत्म नहीं होगी, है ना। और जल है, सदियों से चला आ रहा है, कितना उपभोग कर रहा है मानव, फैक्ट्रियों में, जानवरों के लिए, अपने घर में कूलर इत्यादि, नहाने के लिए, कपड़ों के लिए। लेकिन वो हालांकि कुछ कमी आई है लेकिन कम नहीं पड़ रहा है, सतत चल रहा है। तो ये सनातन उपयोग वाले, प्रकृति वाले संसाधन है। इसके साथ ही अगला जो ये दूसरा ये हो गया। तीसरा है वितरण के आधार पर संसाधन। ठीक है, तीसरा इसी के अंतर्गत है, जो वर्गीकरण हमने किया है वो है वितरण के आधार पर। ठीक है, तीसरा है वितरण के आधार पर। ठीक है, वितरण के आधार पर संसाधन। ठीक है, संसाधन तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं नंबर 1 अपन देखें तो सर्वसुलभ है, सर्वसुलभ। ये कौन से होते हैं? सर्वसुलभ का मतलब क्या होता है? सर्वसुलभ का मतलब होता है आसानी से हर जगह उपलब्ध होने वाला। ठीक है, तो इनमें हम देखेंगे कौन कौन आएंगे। जैसे हवा, वायु, ठीक है, सूर्य की रोशनी, ठीक है, इनको अपन सर्वसुलभ कहेंगे। कहीं भी चले जाओ आप, हवा हमको मिल ही जाएगी, सूर्य की रोशनी हमको मिल ही जाएगी, चाहे कहीं भी विश्व में हम पहुंच जाए। ठीक है, उसके बाद अगला है सामान्य सर्वसुलभ, सामान्य सर्वसुलभ। ठीक है, सर्वसुलभ, इसका मतलब क्या होता है? अधिकतर मिल जाते हैं। एक तो सर्वसुलभ है, सामान्यतः सर्वसुलभ, सामान्यतः मतलब अधिकतर मिल जाते हैं, हालांकि सब जगह मिल जाए जरूरी नहीं, पर अधिकतर मिल जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? इनके आधार पर आते हैं मिट्टी और कृषि योग्य भूमि, मिट्टी और कृषि योग्य भूमि, ये लगभग हर जगह मिल ही जाते हैं, कृषि योग्य भूमि। ठीक है, तीसरा है अपना विरल संसाधन। विरल संसाधन क्या होता है? जो बिरले होते हैं, बहुत कम जगह पे मिलते हैं, जैसे कि कोयले के खाने हैं, हीरे के खाने हैं, है ना, सोने के खाने हैं, विरले संसाधन। ठीक है, इसके अंतर्गत वे आते हैं जो सीमित होते हैं, जैसे कोयला है, सोना है, यूरेनियम है। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा कोयला, सोना, यूरेनियम। ठीक है, ये बहुत कम पाए जाते हैं, हीरा भी आएगा इसी के अंतर्गत। तो उसके बाद चौथे नंबर का जो है विरले के अलावा एकल संसाधन। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये एक आधी जगह पर मिलता है, हर जगह उपलब्ध नहीं है। पूरे विश्व में एक आधी जगह ऐसा होता है, कोई कोई चीज़ सिर्फ कहीं कहीं पाई जाती है। जैसे हीरा भारत में मध्य प्रदेश के सतना, उसमें पन्ना में पाया जाता है ना। तो कोई खनिज ऐसा होता है, कोई चीज़ ऐसी जो पर्टिकुलर प्लेस पे ही मिलती है।
तो विरले संसाधन, एकल संसाधन उसके अंतर्गत आता है। और इसमें हम बात करेंगे क्रोमोलाइट धातु, जो प्राकृतिक रूप से सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलती है। ठीक है, क्रोमोलाइट धातु, और ये कहाँ मिलती है? ग्रीनलैंड में ओनली, है ना। तो ऐसे कुछ विरले संसाधन होते हैं जो एक ही जगह पर होती है, ग्रीनलैंड में मिलती है। ठीक, इसके अंतर्गत ये हो गया। अगला है जो वितरण के आधार पर हो गया, अब है प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे कौन कौन से हैं। तो एक बार प्रयोग, अप्रयुक्त वाले, अप्रयोजनीय वाले, संभाव्य संसाधन और गुप्त संसाधन। ठीक है, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर तो ये 4 तरह के हैं। कौन से? पहला है अप्रयुक्त। अप्रयुक्त के अंतर्गत ये है कि कभी उसका यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, वो संसाधन आते हैं इसके अंतर्गत, अप्रयुक्त संसाधन। और इनसे के अंतर्गत अपन उदाहरण ले लें तो कुछ भंडार होते हैं जिनका पता ही नहीं चलता है ना, पता ही नहीं होता हमें। कुछ धातुएं आज भी ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो वो अप्रयुक्त संसाधन होते हैं जिनका कभी प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा है, आप बात करेंगे, दूसरा है अप्रयोजनीय। अप्रयोजनीय यानी जिनका कोई प्रयोजन नहीं है, अप्रयोजनीय संसाधन। तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत अप्रयोजनीय संसाधन जो है वो वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के बल पर जिन संसाधनों का प्रयोग निकट भविष्य में नहीं हो सकता है। यानी हम जो देख रहे हैं कि आज जो चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आगे इनका यूज नहीं हो सकता है। हालांकि हो सकता है भविष्य में कोई हो, लेकिन अभी यूज नहीं हो सकता है, तो इनको अप्रयोजनीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद अगला है तीसरा संभाव्य संसाधन। संभाव्य कौन सा है? कि इसकी संभावना है कि भविष्य में इसका उपयोग जो है हम कर सकते हैं, भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं कि इन संसाधनों का उपयोग हो सकता है। ठीक है, फिर है गुप्त संसाधन। 4 नंबर है गुप्त संसाधन। गुप्त संसाधन वो कौन सा है? गुप्त संसाधन वो हैं जो जिनके बारे में अभी तक पता ही नहीं चला है। ठीक है, तो पहले जो अपन बात करें पेट्रोलियम था हमारा, उसके गुण धर्म से जानते नहीं थे, अनभिज्ञ थे, लोग उनको जानते नहीं थे। तो जिन धातुओं के बारे में अभी तक उपयोग का पता नहीं चला हो, जिनके बारे में मनुष्य जानता नहीं हो, उनको गुप्त संसाधन कहते हैं। तो इस तरह से ये संसाधन का जो वर्गीकरण है वो खत्म हुआ। अगला जो वीडियो हम लेकर आएंगे उसमें आपकी जो मृदा है, जल है, वन्य प्राणी है, उनके बारे में जानेंगे। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, परिस्थितियां कैसी भी हो, मनुष्य जैसे के लिए कोई भी चीज़ कठिन नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।